फैट सॉल्युबल कौन कौन सी हैं? देखिए, एक याद रख लेंगे, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो जो फैट सॉल्युबल्स होती हैं, कौन कौन से विटामिन है? ठीक, ये चार विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल। अब इसके बाद जितनी भी बची हैं, सब के सब क्या है, वाटर सॉल्युबल होगी। तो एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फैट सॉल्युबल ADE, इनको याद रखिए, ये फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा जितनी भी है सब वाटर सॉल्युबल्स हो जाते हैं। तो बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन है वो किस में आएंगी, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आएंगे। अब जो पहली जो है वो B1, विटामिन B1 यानी कौन सी, थायमीन। थायमीन B1 इसी को कहते हैं। इसका जो एक इसेंशियल पार्ट, ये भी एक विटामिन बी जो है, ये बहुत जरूरी हो जाती है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के यूटिलाइजेशन के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए थायमीन एक इसेंशियल रोल प्ले करती है। इसमें इसके अलावा दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट्स में ही, जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट एक चीज होती है। फास्फेटेज ये एक एंजाइम है। थायमीन पायरोफॉस्फेटेज ये एक एंजाइम है जो जो कार्बो ना को कार्बोक्सिलेज की को एंजाइम का ये रोल करते हैं। और खास तौर से ये जो ट्रांसकीटोलेज है, ट्रांसकीटोलेज इसको एक्टिवेट कर, जो ये पूरा क्रेब्स साइकिल होती है ना, सिट्रिक सॉरी क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम कहते हैं, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है, तो उसमें जो ये इंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके एक्टिवेशन के लिए थायमीन की जरूरत पड़ती है। अगर थायमीन की डिफिशियंसी है, थायमीन डिफिशियंट है, चाहे वो किसी भी वजह से उसकी डिफिशियंसी, या तो उसका डाइटरी सोर्स ही पूरा नहीं, या बॉडी में किसी और परेशानी की वजह से थायमीन की डिफिशियंसी है, तो बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा पायरुविक और लैक्टिक एसिड का। पायरुविक और लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्ली फैटिग, मसल एक, ये सब मिलेंगे। तो थायमीन की डिफिशियंसी से एक चीज ये भी होती है। तो इसका जो क्या है, इसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए थायमीन जरूरी हो जाती है। सोर्स क्या क्या होंगे इसके, सोर्स थायमीन के, जितने भी नेचुरल फूड्स हैं, जो भी नेचुरल फूड्स हैं, सब में ये थोड़ी बहुत पाई जाती है, थोड़ा बहुत ये जरूर पाई, लाइक वीट है, राइस है, ग्राम है, आलमंड्स है, जितने भी नेचुरल अकरिंग फूड्स, मिल्क काऊ है, एग हेन है, मटन ना, लीवर, इन सब में थोड़ा बहुत इसकी अमाउंट पाई जाती है। इवन कुछ फ्रूट्स भी हैं जिनमें ये स्मॉलर अमाउंट में पाई जाती है। इसके अलावा मिल्क, मिल्क एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है थायमीन का, खासतौर से बच्चों के लिए। किसके लिए, बच्चों के लिए। अब एक चीज ये होती है, थायमीन का लॉस कैसे होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, पार बॉइलिंग का वर्ड। ये कहा जाता है कि खासतौर से राइस को ना कभी फुल्ली बॉईल नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, पार बॉईल। पार बॉइलिंग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत जेंटल और थोड़े वक्त के लिए बॉईल किया जाए, ना कि बहुत ज्यादा देर तक इसको बॉईल किया जाए। क्यों, क्योंकि जो राइस है उसमें जो थायमीन होता है कंटेंट, अगर हमने बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि राइस को बहुत ज्यादा देर तक धुलना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर सल्यूबल है ये बह जाएगी, उसी के साथ खत्म हो जाएगी। अब इसके अलावा पहले ही राइस से जब मिलिंग होती है, मिलिंग का मतलब क्या होता है, जो उसके ऊपर का हस्क है और जो पॉलिशिंग होती है उसमें आती है। हम्म, तो उसके जरिए भी बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है थायमीन का, वो पहले ही लास्ट हो चुका होता है। उसके बाद आपने क्या किया, उसको रनिंग वाटर में धुल दिया और हीट बहुत ज्यादा दे दिया, आपने बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया, तो थायमीन जो होते हैं, जो उसका जितना भी सोर्स है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राइस को पार बॉइलिंग किया जाए और अंडर मिल्ड राइस यूज किया जाए। अंडर मिल्क का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वाइट नहीं रहेंगे, उनमें पॉलिशिंग कम की जाती है, जो अंडर मिल्ड राइस होते हैं। और जो आप लोग घर पे बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं ना, बेकिंग सोडा का यूज जिसमें भी होगा, उस फूड में थायमीन जो होगी वो खत्म हो जाए। बेकिंग सोडा जो क्या है इसके लिए, एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर देता है जो थायमीन कंटेंट है फूड का।
इतनी तरीकों से ये जो होता है ये लॉस हो जाता है इसका थायमीन का। अब डिफिशियंसी, थायमीन की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकती है, हमने पहले ही इसका बेरी जिक्र बेरी। किया था। हाँ, तो एक बेरी बेरी, बेरी। बेरी बेरी होती है और दूसरी क्या होती है, वर्निक वर्निक इंसेफेलोपैथी। स्कोर। वर्निक। हाँ, उसका वर्निक कोरसाफ साइकोसिस या वर्निक इंसेफेलोपैथी, आप दोनों चीजें उसको कह सकते हैं। ठीक है, बेरी बेरी, अब जैसे बेरी बेरी है, इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया। बेरी बेरी को तीन तरीके से डिवाइड किया गया। पहली तो क्या थी, ड्राई फार्म में, यानी ड्राई बेरी बेरी जिसको हम कहते हैं। दूसरी वेट बेरी बेरी, और जो थर्ड होती है उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ये तीन तरीके से होती है। ड्राई में क्या होता है, इसकी जो स्पेसिफिक फीचर है ड्राई बेरी बेरी का, उसका ये है कि इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, यानी पेरिफेरल न्यूराइटिस इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, पेरिफेरल न्यूराइटिस ड्राई बेरी बेरी में। और वेट बेरी बेरी में क्या पाया जाएगा, ये इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट वेट वाली में, वेट बेरी बेरी में होगा, तो इसी को एक टर्म और दे दिया गया, कार्डियक बेरी बेरी। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो इन्फेंटाइल होती है, यानी बच्चों में जो होती है, खास तौर से ये किस में पाई जाती है, जो 2 to 4 मंथ एज ग्रुप है इन्फेंट्स का। कौन सा ग्रुप, 2 to 4 मंथ का, टू टू फोर मंथ एज ग्रुप, 2 से 4 मंथ मंथ के बच्चों में ये ज्यादा पाई जाती है। खास तौर से कौन से बच्चे, जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है, उनकी मदर जो है थायमीन डिफिशियंस होती है, मदर में थायमीन की डिफिशियंसी होती है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चों को। तो बेसिकली क्या डिफिशियंसी कहाँ हो रही थी, मदर में हो रही थी, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी, तो ब्रेस्ट मिल्क में भी डिफिशियंसी होगी थायमीन की, तो बच्चों में भी डिफिशियंसी वो हो जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब बात की जाती है तो एक्सक्लूसिव ये कहा जाता है कि कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। तो जो मेन ग्रुप है 2 to 4 मंथ का, इसी एज ग्रुप में ये इन्फेंटाइल बेरी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें जो है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ही साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं इन्फेंटाइल बेरी में भी। अब दूसरी चीज जो आती है इसमें बस इतना ही है, ये इन जनरल हम क्या करेंगे, बेरी बेरी। अब कोई ये पूछ ले कि ड्राई और वेट में क्या फर्क है, तो ड्राई में पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, यानी न्यूरल सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे, और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वेट बेरी बेरी होती है। बच्चों में 2 to 4 मंथ का एज ग्रुप कॉमन है, ड्यू टू डिफिशियंट मदर की वजह से, मदर में डिफिशियंसी है थायमिन की, उसकी वजह से बच्चों में हो जाती है। अब आए वर्निक एंसेफेलोपैथी। एक चीज तो ये है कि यहाँ पे भी होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायमिन या B1। इसके अलावा ये ना जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहलिक्स में भी ये पाई जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा टर्म और बड़ा करके दे दिया गया, वर्निक्स कोरसाफ साइकोसिस। सेम वही है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को ही कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, अप्थेल्मोप्लेजिया, पॉलीन्यूराइटिस, अटैक्सिया यानी अटैक्सिक गैस जिसको हम कहते हैं, और मेंटल डिटीरिएशन जो अल्कोहलिक्स में कॉमन है। सेम यहाँ भी अप्थेल्मोप्लेजिया में क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ आकुलर मसल्स, आईलिड्स की भी पैरालिसिस हो जाएगी, तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स इसमें पाई जाने लगेगी। पॉलीन्यूराइटिस, हाँ, पेरिफेरल नर्व्स और दूसरी जो नर्व्स होती हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, गेट इनका बदल जाएगा, शराबियों वाला गेट, अटैक्सिक गेट कहा ही जाता है, चल रहे हैं आगे मुड़ जाते हैं पीछे। तो ये सब चीजें जो पाई जाएगी वो किसमें, वर्निक एंसेफेलोपैथी में पाई जाएगी। अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंशन में कुछ नहीं करना है, बस लोगों को एजुकेट करना है। कैसे, कि एक वेल बैलेंस मिक्स डाइट को यूज करें, खास तौर से जो थायमीन रिच फूड्स हैं, थायमीन रिच फूड्स में सब जितने भी नेचुरल अकरिंग फूड्स हैं सब थायमीन रिच फूड्स हैं। बस करना क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें है ना, हम क्या करते हैं पहले धुलते हैं, ठीक है धुलना सही है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं, बहुत ज्यादा देर तक नहीं धुलना। इसके अलावा राइस के लिए खास तौर से कहा जाता है कि उसको पार बॉइलिंग की जाए। पार बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत थोड़े वक्त के लिए उसको बॉइलिंग, ना कि बहुत देर तक उसको बॉइल ही करते रहे, पार बॉइलिंग। और साथ में अंडर मिल्ड राइस यूज करें। लोग क्या करते हैं, जितना व्हाइट होता है उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या, वो पॉलिशिंग उस पर बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो उनका जो थायमिन कंटेंट है ऑलरेडी वो खत्म हो चुका होता है। जो अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा पहले अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। 9-10 तक ज्वाइन हो जाइए, 9-10 से स्पेशली हम लोग शुरू ही कर देते हैं। ठीक, ये तो थी थायमीन। अब सेकंड जो है हमारी, वो क्या है, राइबोफ्लेविन।
अब राइबोफ्लेविन B2 है। राइबोफ्लेविन क्या है? B2 है। इसका जो मेन रोल। थायमिन कितनी होगी? जी। तो थायमिन की डोज वगैरह कितनी रहती है, डोजेज कितनी रहती है? थायमीन की डोजेज एज सच नहीं पता, बस ये कहा कि 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी इनटेक होना चाहिए, इसको इतना होना चाहिए उसकी डोज। ओके। ठीक। तो सेकंड जो है वो क्या है? B2। ये B2 है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है ये भी बी ग्रुप का है, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक चीज है सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में। इसमें सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। और एक चीज और है, जो ये राइबोफ्लेविन होती है, जो B2 ग्रुप है ना, ये और दूसरे जो विटामिन होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत जरूरी हो जाती है। अगर मान लीजिए कहीं पे B6 की डिफिशियंसी है, दैट मीन्स कि B2 की ऑलरेडी डिफिशियंसी हो चुकी होगी, या निएसिन की डिफिशियंसी है तो B2 की डिफिशियंसी हो चुकी। क्यों? क्योंकि ये जो B2 है, राइबोफ्लेविन है, इसकी जरूरत पड़ती है अदर विटामिन लाइक B6, निएसिन, विटामिन के, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर B2 की डिफिशियंसी तो और दूसरे विटामिन के भी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा, यानी उनकी भी डिफिशियंसी और उनके जो फीचर्स हैं क्लिनिकल वो भी पाए जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है ना, ये एक पार्ट है किसका? मल्टीपल डिफिशियंसी सिंड्रोम का, राइबोफ्लेविन। कभी अकेले इसकी डिफिशियंसी नहीं होगी, क्योंकि ये और दूसरे लोगों के साथ काम करती है, तो और दूसरे विटामिन को भी डिफिशियंट कर देगी अगर इसकी डिफिशियंसी होगी। इसका एक मेन रोल है किसमें? सेलुलर ऑक्सीडेशन में, ठीक। इसके अलावा जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये बहुत सारे एंजाइम्स में एज ए को फैक्टर ये काम करती है। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर। म्यूकोक्यूटेनियस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी राइबोफ्लेविन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सोर्स क्या है इसका? जो रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है वो क्या है? मिल्क, एग्स, लीवर, किडनीज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मीट और फिश में क्या स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। सीरियल्स में, चाहे वो होल हो या मिल्ड हो, और पल्सेज में, इनमें ये पुअर सोर्सेज है। जो सीरियल्स और पल्सेज हैं ये पुअर सोर्सेज होते हैं। हाँ, एक चीज, अगर आप पल्सेज जैसे हम यूज करते हैं या सीरियल्स यूज करते हैं, अगर उनको हम जर्मिनेट कर दें, जैसे अक्सर लोग चने को क्या करते हैं? जर्मिनेट कर देते हैं। तो अगर हम उनको जर्मिनेट कर देंगे ना, तो जो राइबोफ्लेविन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पल्सेज और सीरियल्स का। तो जर्मिनेशन एक अच्छा फैक्टर हो जाता है टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ राइबोफ्लेविन। जर्मिनेशन से राइबोफ्लेविन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें जो राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी होती है, आमतौर से ये कह दिया जाता है ए राइबोफ्लेविनोसिस, यही इसका टर्म दिया जाता है डिफिशियंसी में। लेकिन अगर लीजन की बात करें कि उसका क्या फीचर्स होंगे, तो जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो हम कहते हैं जिसको, वो इसका मोस्ट कॉमन फीचर्स होता है। डिफिशियंसी इन क्या? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस तो है, इसके अलावा कुछ और दूसरी भी पाई जाती हैं, लाइक किलोसिस है, ग्लसाइटिस है, नेजोलेबियल फोल्ड्स पे इरप्शंस होंगे, ये सब और फीचर्स हैं। खासतौर से उन बच्चों में पाई जाती है जो माल नरिश होते हैं। कौन से होते हैं? माल नरिश। माल नरिश बच्चों में ये सामान्य है। इसके बाद मैंने बताया था कि इसकी डिफिशियंसी जब भी होगी तो इसके साथ और दूसरी भी डिफिशियंसीज पाई जाएंगी, लाइक विटामिन के की डिफिशियंसी पाई जाएगी, नियासिन की पाई जाएगी, B6 की। क्यों? क्योंकि ये इनके मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है, इनके मेटाबॉलिज्म को ये और बढ़ाता है, ये हेल्पफुल है उनके मेटाबॉलिज्म में। रिक्वायरमेंट इसकी वही सेम है, 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। रिक्वायरमेंट डेली की कितनी है? 0.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, राइबोफ्लेविन, बस इतने। अब एक तीसरी ये इंपॉर्टेंट है, निएसिन, B3, जिसको हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये निएसिन B3।
इसके अलावा ये जो स्किन है, इंटेस्टाइन है और जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन के लिए भी ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डिफिशियंसी होती है, जो इसकी डिफिशियंसी होती है क्या होती है, पिलाग्रा होता है, सबको पता है। B3 की डिफिशियंसी से पिलाग्रा। देखिए सोर्सेज लगभग लगभग सब सेम है। सोर्सेज क्या, अब इसके भी लीवर, किडनीज, मीट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स, ग्राउंड नट्स, ये सब। हाँ, मिल्क जो है निएसिन का एक पुअर सोर्स है, लेकिन इसमें एक चीज और आती है। मिल्क तो पुअर सोर्स है निएसिन का, लेकिन जो इसकी प्रोटीन्स होती है मिल्क की, उनमें क्या पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। और ट्रिप्टोफैन क्या प्रिकर्सर है किसका, निएसिन का। ये कहा जाता है कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम निएसिन बनाता है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम निएसिन बनाता है। ये क्या, ट्रिप्टोफैन क्या अमीनो एसिड है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम निएसिन। ठीक, ये तो ये हो गया। सेकेंड चीज जो थी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था लिमिटिंग अमीनो एसिड। जो मेज, मेज में लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या थी, ट्रिप्टोफैन। मेज में क्या है, ट्रिप्टोफैन ही तो है। कि कुछ और है। वही है। ट्रिप्टोफैन। मेज में ट्रिप्टोफैन है, ये क्या है, लिमिटिंग यानी इसमें इसकी डिफिशियंसी होती है। तो अब जो मेज ईटिंग पॉपुलेशन है, जो लोग कार्ब बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनके में क्या होगी, नियसिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और ट्रिप्टोफैन क्या है, यही प्रिकर्सर है किसका, नियसिन का। तो जब ट्रिप्टोफैन ही नहीं है वहां पे, तो नियसिन की डिफिशियंसी हो जाती है। और जब नियसिन की डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या होता है, पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा में क्या क्या पाया जाता है, हमने 4 Ds पढ़ा था ना। पेलेग्रा में एक चीज है 4 Ds। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अगर हम पार्क की बुक को पढ़ रहे हैं तो वहां पे उसने 3D लिख के दिया है कि सिर्फ 3 ही, डेथ को नहीं इंक्लूड किया है। लेकिन ये है कि एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाती है। कुछ छोटी बुक्स हैं और जो खासतौर से तैयारी वाली हमारी बुक्स हैं उसमें ज्यादातर में 4 Ds दिया हुआ है। 4 Ds करके देता है इसमें। डायरिया है, डिमेंशिया है, डर्मेटाइटिस और डेथ। डेथ को इंक्लूड नहीं किया है पार्क ने। लेकिन ये कि उसके अलावा उसने क्या कहा कि जो दूसरे न्यूरल सिम्टम्स होते हैं वो भी मिलते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, लाइक डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी या डिलीरियम है, ये भी पाया जाता है। और ये भी क्या अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, डेथ काज करते हैं। तो चौथा जो डी होता है इसमें डेथ होता है। लेकिन लेकिन बुक ने नहीं दिया है तो अभी 3 Ds पे ज्यादा ध्यान देंगे और दूसरी बुक को देखेंगे कि अब तक किसी और बुक में कोई बड़ी बुक हो जो रेफरेंस बुक हो उसमें हो 4 Ds। हाँ, छोटी बुक्स में सब में 4 Ds लिखा हुआ है। और जो इसे ना डर्मेटाइटिस होती है, तो डर्मेटाइटिस की वजह से जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द स्किन है, वहां पे स्केल्स लाइक इरप्शंस हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैसल्स नेकलेस। स्किन रैश होता है फ्लैग्रा में खासतौर से, वही डर्मेटाइटिस की वजह से। जो पिगमेंटेड होता है और स्केली होता है खासतौर से उन एरियाज में जो सनलाइट में एक्सपोज है। लाइक आपको क्या क्या एक्सपोज है, चेहरा है, हाथ है, पैर है, यही सब एक्सपोज है। तो जो ना स्पेशली नेक पे जब ये बनती है स्किन रैश, ये निकलता है, तो उसको हम कहते हैं कैसल्स नेकलेस। ये कैसल्स नेकलेस जो है किसमें, निएसिन के डिफिशियंसी में पाया जाता है। कॉमन किसमें है, वही मेज और ज्वार ईटिंग पॉपुलेशन में। क्यों, क्योंकि मेज में ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी पाई जा रही है, उसकी वजह से निएसिन नहीं बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या है, ये प्रिकर्सर है निएसिन का। जो ये प्लेग्रा है ये 4 Ds में होता है, ठीक है। डेथ को अभी आप थोड़ा सा डाउटफुल रखिएगा, बाकी ये डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस ये तो होता ही होता है। ठीक, अब ये इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन के लिए क्या है, वही जो बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें मिल्क हो, मीट हो, ये सब के सब होना चाहिए। और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मेज या ज्वार पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स को अगर यूज किया जा रहा है, कॉर्नफ्लेक्स यूज कर रहे हैं या सिर्फ मेज ही ईट कर रहे हैं, तो वहां पे डिफिशियंसी इसकी पाई जाएगी। अब जो एक चीज होती है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन के साथ साथ थोड़ी सी लाइसिन की भी डिफिशियंसी होती है इसमें, मेज में। लेकिन ल्यूसीन बहुत ज्यादा पाया जाता है।
अब ये जो ल्यूसीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, मैकेनिज्म जो कहता है वो कहता है कि जब ल्यूसीन बहुत ज्यादा, ये जो थोड़ा बहुत होता है ना ट्रिप्टोफैन, उसको भी नियसिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। एक्सेस ऑफ ल्यूसीन इन सच पॉपुलेशन अपीयर टू इंटरफेयर इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियसिन। अब इसकी डोज, या डोज नहीं कहेंगे बल्कि डेली रिक्वायरमेंट कहेंगे। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए? तो 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी। 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक, ये इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब इसके बाद B3 हो गया, B4 होता है? नो सर। तो फिर कौन सा होगा? B5। B5 होता है और B6। तो पहले B6 को थोड़ा सा जाए। B5 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, पेंटोथेनिक एसिड, उसकी डिफिशियंसी क्या होता है? बर्निंग पीट सिंड्रोम होता है। थोड़ा सा B6 को देखते हैं, B6 की डिफिशियंसी से क्या होती है? इसमें दो चीजें, B6 की डिफिशियंसी, एक तो एनीमिया होती है, दूसरे पेरिफेरल न्यूराइटिस भी होती है। और ये तीन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, पायरिडॉक्सिन जो है तीन फॉर्म में होता है। एक तो पायरिडॉक्सिन है ही B6, दूसरे और दो फॉर्म का क्या है? पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। और जो ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स है, इनके मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है। इसमें अमाइनो एसिड्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, ये तो होगी। दो नाम और थे इसके, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन, वो भी याद रखिएगा। पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामाइन एंड पायरिडॉक्सिन, ये इसके बेसिक्स के तीन नाम। बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका किसका? अमाइनो एसिड, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में। और ये अलग अलग फूड्स में लाइक मिल्क, लीवर, मीट, एग योक, फिश, होल ग्रेन, सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल, लगभग लगभग सब में पाया जाता है ये। अब इसकी डिफिशियंसी जो होती है, डिफिशियंसी, उससे क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड एनीमिया भी होती है। ठीक, पेरिफेरल न्यूराइटिस और एनीमिया भी इसकी डिफिशियंसी से होती है। अच्छा, एक चीज और है, जो राइबोफ्लेविन की बात हमने की थी ना, राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी है तो वो पायरिडॉक्सिन की भी डिफिशियंसी काज कर देगा। वो तो उसका एसोसिएशन है। जो लोग एटीटी लेते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जिनका चलता है, उसमें जो एक ड्रग है आइसोनियाजिड, जो लोग आइसोनियाजिड लेते हैं उनके में भी पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड जो है ये एंटागोनिस्ट है किसका? पायरिडॉक्सिन का। आइसोनियाजिड क्या है? एंटागोनिस्ट है पायरिडॉक्सिन का। तो जो लोग आइसोनियाजिड लेते हैं, जो लोग जिनको आइसोनियाजिड का ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट मीन्स एटीटी चल रही है, तो उनको अलग से सप्लीमेंट किया जाता है पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम पर डे। इनको हम पायरिडॉक्सिन का सप्लीमेंट देते हैं 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इनको देते हैं, जो लोग आइसोनियाजिड के ट्रीटमेंट पे रहते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट्स होती है एडल्ट में 2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, एडल्ट में 2 मिलीग्राम पर डे। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और प्रेगनेंसी के दौरान 2.5 हो जाती है, यही रिक्वायरमेंट बढ़ के बस। 2 मिलीग्राम इन जनरल है, और ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी 2.5 मिलीग्राम पर डे। और अगर बैलेंस डाइट इस्तेमाल की जाए तो इसकी डिफिशियंसी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, बस देखिए दो दो चार चार लाइन ही पढ़ना है। उसके बाद पैंटोथेनिक एसिड, जिसको B5 भी कहते हैं, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है पहले यही देख लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं। बर्निंग फीट सिंड्रोम, तो ये चीज हो गई। हाँ। अब इसका एक रिलेशन है, बताना मकसद ये था कि इसका जो रिलेशन है ये बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है
इन द सिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हमने बात कर ली कि ये कार्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस में ये एक रोल प्ले करता है। कोई ये पूछे कि इसका रिलेशन किससे है, पैंटोथेनिक एसिड का डायरेक्ट रिलेशन बॉडी के किस पार्ट से है, तो बताइए स्टेरॉइड कहाँ से निकलता है बॉडी में, इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड से होती है। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन जो निकल के आता है पैंटोथेनिक एसिड का, वो एड्रिनल कार्टेक्स से आता है। अब एड्रिनल कार्टेक्स में क्या तीन चीजें हैं, तीन पार्ट्स होते हैं ना कार्टेक्स के, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा fasciculata और और रेटिकुलर। रेटिकुलर। ठीक, ये तीन हो गए। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्लोमेरुलोसा, थोड़ा सा यही देख लीजिए इसमें। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ठीक, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, उसमें भी क्या अल्डोस्टेरॉन सबसे कॉमन है। सेकेंड जो मिडिल लेयर है वो है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा ये मिडिल लेयर है, यहीं से क्या निकलता है कार्टिकोस्टेरॉइड। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है, कॉर्टिसोल। कार्टिसोल। ठीक, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, जोना रेटिकुलरिस, जहाँ से क्या निकलते हैं एंड्रोजेंस निकलते हैं। हाँ, जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलते हैं एंड्रोजेंस निकलते हैं। मेडुला से क्या निकलता है स्ट्रेस हार्मोन। कैटेकुलम। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन कैटेगोरी, एड्रेनलिन एंड नार एड्रेनलिन। ठीक, ये तो बहुत अच्छी फिजियोलॉजी। ठीक है, अब जो ह्यूमन ब्लड है हमारे, अगर हम कहें कि 100 ml ऑफ ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में यानी 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसमें कितना होता है, इसमें 18 to 35 मिलीग्राम पैंटोथेनिक एसिड होता है। 18 to 35 मिलीग्राम पैंटोथेनिक एसिड होता है पर 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड ना होता है। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितना है 10 मिलीग्राम। रिक्वायरमेंट कितना है 10 मिलीग्राम है इसकी। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड B5 को कहते हैं बर्निंग पीट सिंड्रोम, इसकी डिफिशियंसी से होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, बायोसिंथेसिस ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी जो एड्रिनल कार्टिकल फंक्शन है उससे ये रिलेट करता है, उसका इससे रिलेशन है। अब वो ठीक है, ये अलग से हो गया। इन जनरल इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 मिलीग्राम है। और टोटल अगर हम कहें कि ह्यूमन ब्लड 100 ml ऑफ ह्यूमन ब्लड अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 18 to 35 मिलीग्राम क्या मिल रहा है पेंटोथेनिक एसिड मिल रहा है। अब इसके बाद जो आता है विटामिन B9, फोलिक एसिड या फोलेट जिसको हम कहते हैं। फोलेट है ना, दो फॉर्म में होता है, एक फ्री फोलेट्स होता है, बाउंड फोलेट्स होते हैं। अब इसका जो सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल्स। क्यों, क्योंकि फोलिया के माने जो होता है, लैटिन वर्ड है फोलिया, फोलिया के माने ही होता है लीफ। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इसके अलावा लीवर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स और सीरियल्स भी अच्छे सोर्स होते हैं किसके, फोलिक एसिड के। लेकिन एक चीज और कही जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ना बहुत ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए। अगर ओवर कुकिंग कर दी गई, ओवर कुकिंग अगर कर दी गई तो ये फोलिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। और इसी की वजह से जो लोग बहुत स्पाइसी और ओवर कुक भुना हुआ बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनके में फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें फोलिक एसिड की डिफिशियंसी कब होगी, जब उनको स्टरलाइज, हीट स्टरलाइज्ड मिल्क दिया जाता है, या मिल्क फूड्स जो होते हैं जो हीट के जरिए स्टरलाइज किए जाते हैं, ऐसे फूड अगर बच्चों को दिया जाए तो उनके में भी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। इसकी सबसे कॉमन जो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी कब पाई जाती है, प्रेगनेंसी में।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि इस वक्त डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। अब फोलिक एसिड का काम क्या है, फंक्शन क्या है? फोलिक एसिड का सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे मेन फंक्शन है, इन जनरल अगर हम कहें तो जो डीएनए का सिंथेसिस होती है उसमें इसका रोल होता है, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में, उनकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। इसलिए देखा जाता है कि जहाँ फोलिक एसिड की डिफिशियंसी वहाँ मेगालोब्लास्टिक यानी मेगालोब्लास्टोसिस होने लगती है, क्योंकि वो जो मैचुरेशन होता है ना, वो नहीं हो पाता सेल्स का। तो आरबीसी के अलावा जितने भी, सबकी मेगालोब्लास्टोसिस अगर हो रही है, दैट मीन्स क्या है कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है। तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, मैचुरेशन है ब्लड सेल्स का, उसके लिए भी फोलिक एसिड जरूरी हो जाता है। और इसकी सबसे ज्यादा जो डिफिशियंसी पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसके जो सिम्टम्स होते हैं कॉमन में, वही जो डिफिशियंसी है वही इसके सिम्टम है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ग्लोसाइटिस है, किलोसिस है, और जीआई डिस्टर्बेंस। जीआई डिस्टर्बेंस में क्या है, फ्लैचुलेंस है, डायरिया है, ये सब पाए जाएंगे। अब अगर बहुत सीवियर फोलेट डिफिशियंसी है, इन जनरल तो हमने देख लिया कि फोलेट डिफिशियंसी में सबसे कॉमन क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये तो याद ही होना चाहिए, और दूसरे सिम्टम भूलिए। लेकिन अगर सीवियर फोलेट डिफिशियंसी है तो ये इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी भी काज कर देती है। इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी ये भी काज कर देती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में? इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं यस, और स्टेरिलिटी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। चलिए ये तो जनरल कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है, हम सही हम कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी में क्या है कि अगर, अब आप सिनेरियो लीजिए, फीमेल का ले लीजिए, पहले फीमेल का। तो जो इनफर्टिलिटी होती है दैट मीन्स कि 1 साल के रेगुलर क्वाइटस, प्लांट क्वाइटस के बावजूद भी उन्होंने कंसीव नहीं किया, दैट इज क्या हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई। और स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि बायोलॉजिकली विएबल चाइल्ड को उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको प्रोड्यूस कर सके, दैट मीन्स कि अनट्रीटेबल काज है वो। वैसे ना इनफर्टिलिटी जो है फीमेल्स के लिए ज्यादा यूज होती है और स्टेरिलिटी मेल्स में ज्यादा यूज की जाती है दोनों में होता है इन जनरल। तो ये हो गया। इसके अलावा जो जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ को ट्राइमाक्साजोल है या पायरीमेथामाइन है, ये 2 ड्रग्स हैं, ये क्या है, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। अब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको दे दिया गया, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, को ट्राइमाक्साजोल एंड पायरीमेथामाइन, ये एंटागोनिस्ट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी लेडी को ये दे दी गई ये ड्रग, तो वो क्या करती हैं, वो एबॉर्शन या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन काज कर सकती हैं। ठीक, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ये काज करते हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने कोट्रामाक्साजोल या पायरीमेथामाइन दे दिया किसी प्रेग्नेंट लेडी को। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे हेल्दी एडल्ट्स को हम कितना देते हैं, अगर हम कहें सिर्फ एडल्ट की बात ले लीजिए, सिर्फ एडल्ट इन जनरल 200 माइक्रोग्राम। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा जरूरत प्रेगनेंसी, क्यों, क्योंकि यही जो विटामिन B9 है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी होते हैं। बेबीज को, जो डेवलपिंग बेबी है उसको भी जरूरत पड़ती है। तो प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा हो जाता है ये कितना, 500 माइक्रोग्राम। और ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन में 300 माइक्रोग्राम। और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको 80 टू 120 माइक्रोग्राम। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब जो जैसे हमारे जो नेशनल प्रोग्राम है एनीमिया से रिलेटेड है, या और किशोरी अवस्था या कौन कौन से प्रोग्राम से, तो उनमें जो आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं उनकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। जो एडल्ट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, एडल्ट आईएसए आयरन फोलिक एसिड टैबलेट,
एडल्ट आईएफए टैबलेट में कितना कितना होता है फोलिक एसिड और आयरन? एडल्ट में जो आयरन होता है वो 100 मिलीग्राम होता है और फोलिक एसिड जो होती है 500 माइक्रोग्राम होती है। खासतौर से ये किनको दी जाती है? प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेगनेंसी में दी जाती है। एक साल में कम से कम 100 डेज तक देना होता है इसको। आयरन 100 मिलीग्राम मिलीग्राम में है और फोलिक एसिड जो है माइक्रोग्राम में 500 माइक्रोग्राम होती है। अब बच्चों की बात करें, पीडियाट्रिक आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट जो होती है पीडियाट्रिक, उसमें 20 मिलीग्राम होता है। 20 मिलीग्राम होता है आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। तो ये कंपोजिशन है। पीडियाट्रिक में 20 मिलीग्राम आयरन है, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है और एडल्ट जो टैबलेट आती है उसमें आयरन जो है 100 मिलीग्राम है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होती है। अब एक लास्ट, साइनोकोबालेमाइन। क्या है? B12 है। B12 में जो एक कंपाउंड होता है, मेटल फॉर्म होता है, क्या होता है? कोबाल्ट। उसी की वजह से इसका नाम पूरा साइनोकोबालेमाइन पड़ता है। इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। और जो थेरापेटिकली यूज्ड विटामिन B12 है वो यही है, साइनोकोबालेमाइन है, जो थेरापेटिक तौर पे यूज की जाती है B12 की डिफिशियंसी में जो हम देते हैं। B12 जो होती है, साइनोकोबालेमाइन जो होता है, ये हमेशा जो है फोलिक एसिड के साथ काम करता है। इसका बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है, दोनों का बहुत अच्छा है, हमेशा एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड की, और साइनोकोबालेमाइन भी उसमें हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो अगर दोनों में से किसी एक की भी डिफिशियंसी हो रही है, दैट मीन्स क्या होगा? मेगालोब्लास्टोसिस होनी है, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और दूसरी जगहों पे भी इमेच्योर सेल्स बनेंगी। जो भी सेल्स जहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड चाहिए, डीएनए चाहिए, उनकी सिंथेसिस तो हो रही लेकिन मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैचुरेशन और सिंथेसिस में कहीं भी डिफेक्ट आ रहा है तो दोनों की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, विटामिन B12 की भी और फोलिक एसिड की भी। हम नहीं कह सकते सिर्फ फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से ही ये हो रहा है। हो सकता है फोलिक एसिड सही हो, जितना चाहिए उतना, B12 की कमी हो। तो दोनों को हमेशा एक साथ जोड़ के देखा जाता है। जब भी कहीं मेगालोब्लास्टोसिस होती है तो विटामिन B12 भी डिफिशियंसी में हो सकता है, या फोलिक एसिड भी डिफिशियंसी, या दोनों की डिफिशियंसी हो सकती है। अब जो B12 है, इसका एक खास बात यह है कि ये जो स्टमक का इंट्रिंसिक फैक्टर, स्टमक से भी इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो जरूरी हो जाते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ स्टमक, ये जरूरी हो जाते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। और एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? ये एक खास सवाल इसका पूछा जाता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? आइलियम में। हाँ, टर्मिनल आइलियम कहिएगा, सिर्फ आइलियम नहीं, टर्मिनल आइलियम में इसका होता है। अब B12 जो होती है ना, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें B12 नहीं पाई जाती है। तो अब जो लोग वेजिटेरियन है उनमें B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। जो लोग वेजिटेरियन है उनमें B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो B12 की डिफिशियंसी जब होती है तो सबसे कॉमन चीज क्या हम लोग क्या देखते हैं? मान लीजिए हमने सीबीसी कराई, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? एक तो चलिए HB% कम है, एनीमिया हो रही है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो देखते हैं हम लोग। जैसे एक टर्म है ना MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। नॉर्मल जिसकी जो रेंज होती है 80 to 100 होती है। अब अगर MCV मोर देन 100 है, दैट मीन्स वो क्या बताता है? मेगालोब्लास्टोसिस, यानी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। मोर देन 100 फेम्टोलीटर में ये इसकी वो होती है, यूनिट MCV देखते हैं। इसी तरीके से जब हाइपोक्रोमी की बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं किससे? MCHC से, मीन कार्पास्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये बहुत नैरो रेंज में होता है।
अराउंड 28 to 36 के अराउंड इसकी वो नॉर्मल रेंज होती है। तो अब अगर लेस देन 28 है या लेस देन 30 भी हो जाता है तो उसको हम लोग ना हाइपोक्रोमिक में मान लेते हैं। तो ये चीजें जो होती है सीबीसी में अक्सर नीचे लिखा रहता है, आप लोगों ने देखा जो मशीन जनरेटेड होती है उसमें खासतौर से ये चीजें दी हुई होती है। तो यहाँ से भी पता, इसके अलावा जनरल ब्लड पिक्चर कराएंगे वहां पे सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डिफिशियंसी में क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। अब ये जो वहां से ऑब्जर्व हो गया टर्मिनल आइलियम से, तो जो स्टोरेज होता है लीवर में, इसका सबसे पहला स्टोरेज होता है लीवर में। और अराउंड 2 मिलीग्राम पे स्टोरेज होता है कहाँ पे, लीवर पे। और 2 मिलीग्राम बॉडी के कहीं पे भी किसी भी पार्ट में और कहीं पे होता है, जो लोकेशन नहीं बताएगी, ये बताएगी एल्सवेयर इन द बॉडी। तो दो दो चार, टोटल 4 मिलीग्राम का स्टोरेज हमेशा बॉडी में रहता है। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर डिफिशियंसी हो भी रही है तो ये यहाँ से इसकी रिकवरी होती रहती है। लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है तो कब तक होगा, उनमें है ही नहीं, मीट के सोर्सेज वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके में डिफिशियंसी होनी ही होनी। इसके अलावा एक एक तो हो गई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की डिफिशियंसी। दूसरी जो डिफिशियंसी होती है वो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल लीजन होते हैं स्पाइनल कार्ड में। तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस वाले सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, न्यूराइटिस में हम लोग आमतौर से जब ये B12 की डिफिशियंसी की बात करते हैं या नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस तरीके से, मान लीजिए फोलिक एसिड की डिफिशियंसी थी और B12 की भी डिफिशियंसी थी और पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रही है, या किसी को ना डायबिटीज थी लॉन्ग एस्टिंग, बहुत दिनों से थी, अनकंट्रोल थी, उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गई, तो कहाँ पे देखेंगे पेरिफेरल न्यूराइटिस? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए क्लिनिकल सेंस में देखिए, हो सकता है एग्जाम के पर्पज से ये नहीं है, लेकिन पेरिफेरल न्यूराइटिस हम देखेंगे कहाँ? पैरों में सर देखेंगे जहाँ जलन वगैरह बताता है पेशेंट। हाँ, अगर अच्छा हाथ में बताए? नहीं तब भी पेरिफेरल पेरिफेरी हो गई, एक्सट्रीमिटी हमारी अपर लिम लोअर लिम, जलन बताएगा सारी नहीं, चीजें। अब यही तो देखो मेन चीज थी। जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस आम तौर से, क्योंकि सबसे लंबा जो नर्व रूट होता है वो पैरों का होता है, ठीक। पेरिफेरल न्यूराइटिस सबसे पहले यहीं पे पता चलती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। और बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन वो बताएगा पेशेंट, हाँ ऐसा लगता है कि ऐसे चींटियां सी काटती हुई या रेंगती हुई महसूस होती है उसको कंटिन्यूअस। तो ये तो हो गया बर्निंग सेंसेशन और नंबनेस और टिंगलिंग, ये हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। लेकिन अगर हाथ में यही सिम्टम्स वो बता रहा है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि इसको B12 की डिफिशियंसी है या इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, नहीं। पहले सबसे पहले अगर कोई हाथ में बता रहा है, सिर्फ हाथ में बता रहा है, तो सबसे पहले नेक का एग्जामिन करना जरूरी है, उसका एक्सरे करवा लो, हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रही है उसके नतीजे में। आमतौर से हाथों में जब होती है ना, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो नेक पे कहीं ना कहीं पैथोलॉजी होती है, सर्वाइकल कार्ड कंप्रेशन हो या कुछ हो। तो कहा जाता है कि पहले नेक का एग्जामिनेशन और नेक का एक्सरे जरूरी हो जाता है अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई ये बताए कि उसको न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं, कोई नमनेस टिंगलिंग बर्निंग, ये सब अगर बता। हाँ, अगर लोअर में है तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? नॉर्मल एडल्ट में 1 माइक्रोग्राम, यानी इन जनरल एडल्ट में 1 माइक्रोग्राम, ये हो गया। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बढ़ गई, प्रेगनेंसी में 1.2 माइक्रोग्राम, और लैक्टेशन में और चाहिए 1.5 माइक्रोग्राम। और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, इन्फेंट्स है, इनमें 0.2 माइक्रोग्राम, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट में 1 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी में 1.2, लैक्टेशन में 1.5, और चिल्ड्रेंस में 0.2 माइक्रोग्राम, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तब बी ग्रुप की विटामिन खत्म हो गई है, इसके बाद जो बाकी जो बची हैं वो पड़ेगी, जितनी भी विटामिन और मिनरल्स हैं, ये सबसे ज्यादा था इसमें। और आज फ्राइडे है, हमारी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए थोड़ा सा कम ही आज के दिन रखता हूँ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ?